हमें करना है अब ना, सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव, उसके बाद फिर 5-4 फॉर्मूले उनके बारे में ध्यान कर लेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव में आपने देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जनरली मिलते हैं, बाकी हेलोजन्स हैं। तो इनका क्वालिटी मतलब ये है या नहीं है, इसकी स्टडी करनी है। तो एक काम करना है हमने, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होएगा ना, इसको बर्न करवाना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप सारे समझदार बच्चे हो, रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है CuO एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CuO एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कार्बन कंटेनिंग, और अगर कार्बनिक कंपाउंड बोलने की तो नीड ही नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होएगा ही होएगा। हाइड्रोजन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, जनरली मिलता है लेकिन कार्बन तो होएगा ही। तो बर्निंग से CO2 और ये बन जाएगा वाटर में चेंज हो जाएगा। अभी जो CO2 है ना बच्चे, वाटर का काम तो बड़ा आसान है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के टच में आती है ना, ये कॉपर सल्फेट .5H2O ब्लू कलर का चेंज लेकर आते हैं। ये व्हाइट है, वो ब्लू हो गया। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया, अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया, इफ द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट चेंज टू ब्लू, समझ जाओ उसके अंदर हाइड्रोजन था जो ऑक्सीडाइज होकर वाटर में बदला, और CuSO4.5 वाटर से ब्लू कलर की अपीयरेंस आ गई। अब हम काम करते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड पे। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पता है क्या करना, लाइम वाटर में फ्लो करवा देना, क्योंकि ये कलरलेस टेस्टलेस गैस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एस्प्लोक एलिमेंट में साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनने से मिल्कीनेस आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनने से मिल्कीनेस आएगी। और अगर कॉन्टिन्यूसली इस CO2 को फ्लो करते रहते हो तो इसकी मिल्कीनेस, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था, हाँ, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और ये कभी भी मिल्कीनेस नहीं देता। तो यहां मिल्कीनेस अपीयर और यहां मिल्कीनेस डिसअपीयर। अब इसमें एक मुसीबत खड़ी हो गई है, क्लियर ना? वो क्या, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सल्फर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा तो सल्फर इटसेल्फ SO2 में बदल जाएगा, और SO2 वैसे तो एक स्मेल देता है, क्लियर ना, और एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है हमारी टंग पे अगर SO2 बन जाए तो, क्योंकि ये है तो दोनों एसिडिक, लेकिन SO2 हल्का सा तेज है, हल्का सा स्ट्रॉन्ग है CO2 से, तो इसका टंग पे टेस्ट आता है खट्टा खट्टा सा, क्लियर। बाकी सफोकेटिंग भी है, क्लियर ना? आपको पता है कैल्कोजेंस का मतलब ही क्या था, पिनिकोजेंस का मतलब ही क्या था, और हेलोजेंस का मतलब ही क्या था। तो SO2 थोड़ी सफोकेटिंग ऑर्डर देती है आपको, सफोकेटिंग ऑर्डर। तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल्कीनेस देगी, ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी कंटिन्यू फ्लो करने से। तो कहीं ना कहीं सल्फर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो ये कार्बन के टेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सल्फर, क्लियर, तो ये कहीं ना कहीं जो कार्बन का टेस्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम अभी दोनों बातें क्लियर कर लेते हैं। वो जो गैस निकली ना, जो वैसे तो हल्का सा कंफर्म हो रहा था सफोकेटिंग, थोड़ा सा खट्टा खट्टा इसका टेस्ट आ रहा है टंग पे जब ये निकलेगी टेस्ट ट्यूब से बाहर, तो फिर आपने गेम खेला इसके साथ, पता है क्या, इसको KMnO4 में फ्लो कर दिया। KMnO4 पता है क्या हुआ, एसिडिक KMnO4, ये कलरलेस हो गया। और अगर आप इसको K2Cr2O7 में फ्लो करो तो वो ग्रीन कलर का क्रोमियम+3 बना गया। जबकि CO2 ये वाले टेस्ट नहीं देता। सोचो ना थोड़ा दिमाग से, SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। CO2 का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है,
ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग के MnO4CO2 नो रिएक्शन, K2Cr2O7CO2 नो रिएक्शन। तो अगर इंटरप्ट कर रहा, इफ सल्फर इंटरप्ट्स द टेस्ट ऑफ कार्बन, तो आपको जो गैस बाहर निकल रही है उसका मिल्कीनेस वाला टेस्ट करने के साथ साथ में KMnO4 K2SAD7 का टेस्ट भी कर लेना चाहिए। अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाए, अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो कार्बन है, अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो कार्बन तो हो ही गई, नो डाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो हो ही गई, सल्फर भी है। यस सर। तो फ्लो डायग्राम आपको समझ में आ गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन की टेस्टिंग हो रही है और हाइड्रोजन की टेस्टिंग बड़ी एक सिंगल लाइन से हो गई थी। अब मैं NSX पेपर में पूछा जाता है कि लेसग्ने सॉल्यूशन, सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेसग्ने सॉल्यूशन, LASSAIGNE लेसग्ने सॉल्यूशन, क्लियर ना। और वैसे जनरल लैंग्वेज में इतना बोलते हैं हम लोग, जब लेबोरेटरी में काम चल रहा हो ना, लेसे सॉल्यूशन, LASSAI लेसे सॉल्यूशन। अदरवाइज कंप्लीट बोलना है तो लेसग्ने सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। तो जो लेसग्ने टेस्ट हो रहा है ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन के लिए। अब मैं बच्चों को बता देता हूं लेसग्ने बनता कैसे है, लेकिन इतना समझ लो कि तुम पेपर में सब्जेक्टिव लिखने नहीं जा रहे हो तो इसके बनने के तरीके पे फोकस मत करना, वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले एक इग्निशन ट्यूब, जो आपके पास पेन होता है उसकी कैप जितना साइज की इग्निशन ट्यूब होती है, इग्निशन ट्यूब, ठीक है जी। इस इग्निशन ट्यूब के अंदर हमें ड्राई सोडियम लेना है, हमें ड्राई सोडियम लेना है। फिर इस ड्राई सोडियम को जेंटल हीटिंग करवानी है, धीरे 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 जेंटल हीटिंग करवानी है। और आपको बताया था इसका MP 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, भाई साहब मेल्ट कर जाएंगे, भाई साहब मेल्ट कर जाएंगे। अब इस मोल्टन Na के अंदर आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवा देना है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, मैटर नहीं करना, ठीक है जी। अब होएगा क्या, सोडियम के बारे में सारी जनता जानती है कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। चाहे एस ब्लॉक पढ़ो, चाहे रेडॉक्स पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, सोडियम के बारे में सारी जनता जानती है रिएक्टिव मेटल है। वहां अगर सल्फर होएगा तो Na2S, वहां अगर हेलोजन्स होंगे NaX, वहां नाइट्रोजन होएगा NaCN, अगर वहां नाइट्रोजन कार्बन सल्फर होएगा NaCNS। तो इनके बनने के चांस है। लिसगने में इनका भंडार होएगा, Na2S का, NaX का, NaCN का, NaCNS का, डिपेंड कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर लिया है तो Na2S, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन्स है NaX, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, कार्बन तो हो ही गई NaCN, सल्फर है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा सल्फर एक्सेस सोडियम एक्सेस ले लो, ये हमेशा यूज की जाती है, सोडियम थोड़ा सा एक्सेस ले लो, तो अगर NaCN बन भी गया तो वो NaCN में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इंटरप्शन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा टेस्टिंग ऑफ द साइड नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन में। एक बार फिर, सबसे पहले इग्निशन ट्यूब लो, उस इग्निशन ट्यूब में ड्राई सोडियम लो, उसको मेल्ट करवाना स्टार्ट करो धीरे धीरे, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो इसके अंदर, बस इसके आगे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, नहीं तो पता क्या होता है, उसके बाद इसको डिस्टिल वाटर में ट्रांसफर करो, फिर फिल्टर करो, जो फिल्टरेट आया उसको बोलते हो लेसगने। मैंने सीधी और काम की बात की। लेसगने में इन चारों की प्रेजेंस हो सकती है, लेसगने में NaCN, Na2S, NaX, इन चारों की प्रेजेंस हो सकती है। और फिर मैंने क्या कहा कि अगर तुम थोड़ा सा सोडियम एक्सेस ले लो, तो अगर NaCNS बना हुआ है तो वो अपने आप को Na2S और Na से कन्वर्ट कर लेगा, जिससे हमारी टेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, हमारी टेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन की तरफ बढ़ रहा हूं, शायद आपको पता चल गया हो। लेसग्ने इज यूज्ड टू डिटेक्ट लेसग्ने इज यूज्ड टू डिटेक्ट द NSX, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमने लेसग्ने बनाया हुआ है। जल्दी से अपनी प्रेजेंस दे दो भाई क्लास में, इतना मैं काम कंटिन्यू रख रहा हूं।
आज तो महागड़बड़ लग रही है। आज के दिन भी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। अनमोल प्रीत अपना हाथ खड़ा कर सकती है या फिर बोल सकती है। हरलीन अपना नाम बोल सकती है या फिर हाथ खड़ा कर सकती है। शुभमन कौर, हाँ भाई। तो कुल मिलाकर लिसगने के अंदर Na2S, NaX, NaCN, NaCNS बने हुए हैं। अभी जो NaCNS है ना, NaCNS, ये जो NaCNS है, इसको तुमने सोडियम एक्सेस लेके कन्वर्ट कर दिया NaCN में या Na2S में। नाउ लिसन, अब मुझे प्रिपरेशन करने के बाद ये पढ़ने की नीड नहीं है आपको, बस मैंने बनाकर दे दिया आपको कि लिसगने बनाना कैसे है। और लिसगने किसका टेस्ट करने में काम आता है। आधे पेज के अंदर बच्चे इसके नोट्स बना लेते हैं क्वालिटेटिव के। अब सुनो ध्यान से, अब मैं पर्टिकुलर NSX पे बात कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, आपने एक सिंपल सा काम करना है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें LS लेना है। क्लियर ना। LS के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आप नाइट्रोजन की टेस्टिंग कर रहे हो तो NaCN बाय डिफॉल्ट है। अगर आप नाइट्रोजन की टेस्टिंग कर रहे हो तो आप सोच के चल रहे हो ना, लिसगने के अंदर बाय डिफॉल्ट NaCN तो है ही। अब इसके अंदर आपने अपनी तरफ से, और एक वैसी भी बात सिंपल है कि जब सोडियम एक्सट्रैक्ट है तो बेसिक नेचर का भी है जिसका नाम ही सोडियम एक्सट्रैक्ट है। तो आपने अपनी तरफ से सिर्फ एक ही चीज इंट्रोड्यूस करवानी है इसके अंदर, फेरस सल्फेट, बस, और कुछ नहीं करना। आपने अपनी तरफ से इसमें सिर्फ फेरस सल्फेट इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने अपनी तरफ से सिर्फ इसमें फेरस सल्फेट इंट्रोड्यूस करवाना है और कोई पंगा नहीं लेना। आपने इसके अंदर फेरस सल्फेट इंट्रोड्यूस करवाना है और कुछ भी नहीं करना। अब क्या होएगा, ये जो फेरस सल्फेट है ये खुद को पहले नंबर पे फेरस हाइड्रोक्साइड में बदलेगा। फिर ये लिसगने के NaCN से रिएक्शन करके Na4 FeCN होल 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। लिसगने बना, FeSO4 डाल दो और कुछ नहीं करना तुमने। अपने आप ही धीरे धीरे करके इसके अंदर Na4 FeCN6 बना। और इसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ फेरस जब फेरिक में बदल जाएगा, और फेरस को फेरिक में बदलने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर आपके पास बनता है आपका फेवरेट चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर। और मैं बोलना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूं कि इसका नाम तुम क्या जानते हो। प्रूशियन ब्लू। हाँ जी, इट इज अ प्रूशियन ब्लू। और इसका जो कलर सी वजह से ये अपीयर, इसकी कलर की वजह से इसको आप पहचान लोगे कि ये पर्शियन ब्लू बन चुका है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लिसगने बन गया। शाश्वत सर पुराना हाथ खड़ा है। यस सर। चलो, लिसगने बन गया। अपनी तरफ से FeSO4 डालो, नीचे कर लो बेटा हाथ। लिसगने बन गया, तुमने अपनी तरफ से FeSO4 इंट्रोड्यूस करवाना और कुछ नहीं करना। और जैसे ही FeSO4 इंट्रोड्यूस करवाओगे सब कुछ अपने आप अपने आप अपने आप। कई बार ना थोड़ी देर लग जाए ना, अगर थोड़ी सी देर लग जाए ब्लू कलर आने में, तो आप इसमें प्रिकॉशनरी FeCl3 का येलो सॉल्यूशन ऐड कर सकते हो। प्रिकॉशनरी FeCl3 का ये प्रिकॉशनरी है, ये जरूरी नहीं है। प्रिकॉशनरी अब सिर्फ कि यार टेस्ट में क्या पता K4 FeCN6 Na4 FeCN6 बना कि नहीं, इतना सा काम है। तो जल्दी से इसको कोई एक बच्चा रिवाइज कर दो, नाइट्रोजन के टेस्ट को थ्रू द लिसगने, जल्दी से एक लाइन में। बस हमने FeSO4 डालना है, अपने आप हो जाएगा। अगर वो ब्लू कलर ना आए तो प्रिकॉशनरी FeCl3 डाल दो, है ना। तो इससे हमें कंफर्मेशन। अब इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, एक वार्निंग चाहिए कि अगर हाँ हाँ, एक सेकंड, एक समझ के चलो कि अगर आप सोडियम एक्सेस डालना भूल गए, क्लियर, अगर आप सोडियम एक्सेस डालना भूल गए तो फिर पंगा पड़ जाएगा। अगर वहां सल्फर होएगा तो NaCNS बना के बैठा रहेगा, और वो
Fe+3 के साथ रिएक्शन करके तुम्हारे ईथर चैप्टर वाला डार्क रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट दे देगा। डार्क रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट दे देगा। डार्क रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट दे देगा। वो तुम्हारे लिए फिर टेंशन वाली बात हो सकती है। क्लियर? तो इसीलिए जरूरी है कि सोडियम एक्सेस ही होना चाहिए। अगर सोडियम एक्सेस डालना भूल गए तो ये पंगा हो सकता है। एक लाइन में रिवाइज करता हूं। लेसग्ने लो, उसमें फेरस सल्फेट डालो, वो खुद को फेरस हाइड्रोक्साइड में बदल गया। NaCN ऑलरेडी वहां था, वो Na4FeCN6 अंदर ही अंदर बना गया और वहीं का फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज होकर पर्शियन ब्लू बना गया। अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ी देर लग रही है पर्शियन ब्लू बनने में, ब्लू कलर आने में, तो प्रिकॉशनरी तुम इसमें FeCl3 डाल सकते हो। अगर ब्लू कलर आ गया तो बोल देना नाइट्रोजन कंफर्म है। अगर सोडियम एक्सेस लेना भूल गए तो वहां एक दिक्कत आ सकती है। फेरस से जो फेरिक बना है वो NaCNS से रिएक्शन करके डार्क रेड कलर का पीपीटी दे सकता है, जो इंटरप्शन क्रिएट करेगा नाइट्रोजन की टेस्टिंग में। अब बच्चा बोलेगा जो क्वेश्चन पूछना चाहता है। सर मैंने यही पूछना था कि अगर सोडियम एक्सेस मतलब अगर NaCNS हो तो क्या क्यों टेस्ट खराब होगा? ये रहा ना तुम्हारे सामने। यस सर, यही पूछना था। चल एक्सक्यूज सर, बोलो बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। जो हमने 4 बनाए थे वो सारे लसगने थे? इसका जवाब देगा भी कोई? एक ही उस सोल्यूशन में ही चारों प्रेजेंट थे। हाँ हाँ, एक ही सॉल्यूशन में चारों थे। इफ नाइट्रोजन कंटेनिंग NaCN, इफ सल्फर कंटेनिंग, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं होएगा ना जिसमें सारे हो, और सारे हो तो फिर सारे आ जाएंगे। ठीक है, और एंड में पर्शियन ब्लू ही आएगा ना सब में, कोई जवाब देगा इसका? मिक्सचर में? इन बच्चे कोई जवाब दे दे। ऑर्गेनिक अगर नाइट्रोजन हाँ, अगर नाइट्रोजन होएगा तो पर्शियन ब्लू आएगा ना। ठीक है, संभल के बोलना है। अगर नाइट्रोजन होएगा तो पर्शियन ब्लू आएगा। वो ओके। चारों तब है अगर चारों के चारों एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन सारे हो। ऐसा जनरली होता नहीं है। या तो कोई आपको अमाइन दे देगा तो NaCN होएगा, आपको कोई थायोसाइनेट दे देगा तो NaCN होएगा, अगर आपको कोई एल्काइल हैलाइड दे देगा तो फिर आपके पास NaCl NaBr होएगा। क्लियर ना? अगर कोई आपको थायो एल्कोहल दे देगा तो फिर Na2S होएगा। ओके सर। इतने कॉम्प्लेक्स में। हाँ बोलो। अगर NaCNS है तो इसका मतलब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही है, तो नाइट्रोजन का भी टेस्ट हो ही गया। तभी तो कह रहा हूं ना, ब्लू नहीं आना। अब FeCNS होल थ्राइस की वजह से जो FeCNS का थ्राइस हो रहा है, अब मैं चाहता हूं कि सल्फर और नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली हम सर्च मारे। ओके सर। क्लियर ना? और जब तक, अब देखो ना कितनी अजीब सी बात लिखी है। ये जो टेस्ट है फेल हो गया किनमें? हाइड्रोजन में। भाई कार्बन ही नहीं है हाइड्रोक्सिल अमाइन में, कार्बन ही नहीं है। जहां कार्बन ही नहीं है, मैं तो समझ नहीं पा रहा उसमें इस टाइप की टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, कोशिश भी क्यों कर रहे हैं। और डाइजो कंपाउंड्स के अंदर तो और पंगा हो गया। हिटिंग करते ही नाइट्रोजन बाहर हो गई। यस सर। देखो, और वो कह रहा है कि मैं ना हाइड्रोजन में स्ट्रेस को ले नहीं पा रहा, और तुम इस बात पे ना हंसने लग जाना, यार ये क्या अजीब सी बातें कर रहा है। हाइड्रोजन का टेस्ट ही नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो लिखने वाले को थोड़ी समझदारी लगानी चाहिए कि मैं बच्चे को बोल रहा हूँ, और उसके बाद बच्चे को तो डबल समझदारी लगानी चाहिए कि मैं रट क्यों रहा हूँ। भाई ऑर्गेनिक थोड़ी है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है नहीं, और फिर भी हम कह रहे टेस्ट नहीं दे रहा। यार हद हो गई यार। क्रैमिंग की भी NH2 टेस्ट नहीं देते तो ठीक है ना, कार्बन ही नहीं है, क्यों देंगे? अच्छा, Yes. सल्फर का डिटेक्शन हो रहा है भैया, लेसग्नी होएगा, LS के अंदर ही बना पड़ा होएगा। इसमें तुमने कैडमियम एसिटेट डालना है, लेबोरेटरी में बना पड़ा रहता है ये। CDS का येलो पीपीटी आ गया। तुमने इसमें लेड टेट्रा एसिटेट या डाई एसिटेट डालना है। टेट्रा अनस्टेबल होता है, इस वजह से इसको डालने से फायदा होएगा। ब्लैक पीपीटी, बिल्कुल एक चमकीला सा ब्लैक कलर आता है, मैंने देखा हुआ लेबोरेटरी में। तो सल्फर की ये कंफर्मेशन आती जा रही है। तुम्हारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड, जिसमें NO+1 में है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और Na4
Fe क्लियर। ये NO लिखा था नहीं, 2 क्यों लगा दिए मैंने? Fe, यहां मेरे पास CN5 है, ये NOS है, और ये जो आपके पास आ रहा है ये वॉयलेट कलर का वॉयलेट कलरेशन आ रहा है। तो ये सल्फर के कन्फर्मेटिव टेस्ट हो गए, ये सल्फर के कन्फर्मेटिव टेस्ट हो गए। बस आपका लिसगने बना होएगा, उसको 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेना, क्लियर। और फिर एक में लेड एसिटेट डालना, एक में कैडमियम एसिटेट डालना, एक में सोडियम नाइट्रोक्साइड डालना। ये लेबोरेटरी में ऑलवेज रिएजेंट रहेंगे। येलो कलर का आना, ब्लैक कलर का आना, दूसरी टेस्ट ट्यूब और तीसरी टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर का आना। ये कंफर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस सर। इसको पढ़ने की नीड नहीं है, बस सारा कुछ लिख दिया गया है यहाँ पे। यस सर। लो जी, आपके हेलोजेंस आ गए हैं। हेलोजेंस का डिटेक्शन करना है, डिटेक्ट करना है उनको। तो लिसगने के अंदर NaCl, लिसगने के अंदर NaBr, लिसगने के अंदर Na। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एल्काइल अराइल हैलाइड में, एल्काइल अराइल हैलाइड में तुमने तुमने मेरे साथ पढ़ा था मोबाइल, लिबाइल एंड इनर्ट आयोनिक टाइप की हेलोजेंस थे ना। तो वहां तुम एक काम किया करते थे, एक छोटा सा काम, एक प्रिकॉशन जरूर लेनी है इस पूरी टेस्टिंग में। तुम इसको ना एक्चुअल में NaCN और Na2S को यहाँ से हटाना जरूरी है। तो इसमें ना प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो पंगा हो जाएगा। जो लिसगने बना हुआ है ना बच्चे, लिसगने बना हुआ है, लिसगने के अंदर HNO3 डालकर, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एक्सेस NaCN एक्सेस Na2S है, तो ये HCN के फॉर्म में वेपराइज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वो H2S के फॉर्म में एस्केप कर जाएगा। इनका रिमूवल बड़ा जरूरी है। इनका रिमूवल क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता दूं। अदरवाइज पता क्या होएगा, AgCN का व्हाइट और Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। तो रिमूवल ऑफ साइनाइड एंड सल्फाइड मस्ट है, रिमूवल ऑफ साइनाइड एंड सल्फाइड मस्ट है। बस उसके बाद तुम इसमें क्या कर दो, AgNO3 डाल दो। समझदार बच्चे सारे के सारे। अगर व्हाइट पीपीटी आ जाए तो AgCl है, अगर पेल येलो पीपीटी आ जाए तो AgBr है, और अगर डार्क येलो पीपीटी आ जाए तो फिर आयोडाइड है, आयोडीन है। समझिए क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिसगने बनाया, लिसगने के मैंने 10 हिस्से कर दिए। मुझे नहीं पता किसमें क्या है, मैं तो मान के चलता हूं आयुष के अकॉर्डिंगली सारे ही हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने क्या किया, लिसगने के अंदर अपनी तरफ से सिर्फ हरमन ने बताया था फेरस हाइड्रोक्साइड डाल दिया अपनी तरफ से, और कुछ नहीं किया। फेरस सल्फेट, मेरी गलती। वो फेरस हाइड्रोक्साइड बना के एफिशिएंस बना, थोड़ी देर में अपने आप ही ब्लू कलर का पर्शियन ब्लू आ गया। मैंने कंफर्म कर दिया नाइट्रोजन है। कभी कभी वहां हो सकता है रेड कलर आ जाए, अगर थोड़ी सी सोडियम डालने में गलती होगी तो। चलो जी, एक साइड कर दिया। दूसरा, फिर मैंने लिसगने की दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाई, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब उठा लिया तो सल्फर के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ना। 3 टेस्ट ट्यूब सामने पड़ी थी, एक में लेड एसिटेट, एक में कैडमियम एसिटेट, एक में मैंने सोडियम नाइट्रोक्साइड डाल दिया। येलो कैडमियम सल्फाइड, ब्लैक पीबी सल्फाइड, सोडियम नाइट्रोक्साइड वाले के अंदर वॉयलेट कलर। अगर ये आगे तो मैं सल्फर के आइडेंटिफिकेशन नहीं आए तो सल्फर को मना कर दूंगा, अभी सल्फर नहीं है वहां पे। यस सर। फिर जो बाकी Yes, बची sir. टेस्ट ट्यूब है, 6-7 और बची हुई हैं, तो उनमें से 3 टेस्ट ट्यूब और उठाई, 3-4 उठा लो कोई भी। सबको थोड़ा हीट करो HNO3 डालकर, क्योंकि हम एक्सेस ऑफ HCN और AgCN का पीपीटी ना बने उसको रोकना चाहते थे। तो HCN H2 इसको उड़ा दिया, फिर AgNO3 डाल दो। लेकिन मुझे क्लोराइड में तो कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे दिक्कत आई कलर की वजह से। नहीं तो लेबोरेटरी में खड़े होकर पिंक कलर भी टीचर से पूछ रहे होते हैं जब टाइट्रेशन कर रहे हो ना, और KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन, तो पिंक कलर आया था ना जब,
पिंक पिंक कलर पहले डिसअपियर, और जैसे पिंक कलर स्टेबल होने लगता है, रुकने लगता है, टीचर जाके पूछते हैं, हाँ भाई सर, मैडम सर ये क्या है, ये पिंक कलर ही ना, अरे पिंक कलर तुम्हें नहीं दिख रहा, पिंक कलर है। जहां पिंक कलर रुक जाए, डिसअपियर बंद हो जाए, बस वहां टाइट्रेशन बंद कर दो। तो कलर कंफ्यूजन होगा इन दोनों के अंदर। तो यहां फिर मैं एक ना ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट करूंगा, एक ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट करूंगा, एक ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट करूंगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट करूंगा। ठीक है जी, वो किसके लिए है? वो ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। तो अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो अच्छी बात है कि तीसरा मैंने जो 10-12 टेस्ट ट्यूब्स लसगने की बना रखी हैं, उनके साथ मैं क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो। अब इसका फायदा पता है क्या ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट का? इसमें तुम्हें HNO3 बनाकर, मतलब नो नीड टू रिमूव द HCN and H2S। ये क्या हो गया? इसमें HCN और H2S रिमूव करने की नीड नहीं है ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में। और मैं फिर कह रहा हूं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट हम स्पेशली ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां कलर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। शुरू करें? लो जी, किया क्या अभी हमने? सोडियम एक्सट्रैक्ट, वही हमारा LS लिसगने सॉल्यूशन, ठीक हो गया। इसको हमने एसिडिफाइड कर दिया, वो किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी एसिड, HCl, HNO3, H2SO4, ढेरों एसिड आपके पास, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म या CCl4 या CS2 या बेंजीन कुछ ऐसा डाल दिया जो कलरलेस हो, ठीक होगी बात। ये लो जी, एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर विद कांस्टेंट शेकिंग। अब यहां तुमने क्लोरीन वाटर डाला, एक चैप्टर हुआ करता था रेडोक्स, वो बोलता है अगर NaBr में आप क्लोरीन डालो, एक चैप्टर हुआ करता था पी ब्लॉक, वो बोलता है कि अगर क्लोरीन को मैं शेक करूं विद NaBr NaI, आगे मैं भूल गया भाई, देखो अगर तुम बोल दोगे मैं समझा दूंगा, नहीं तो फिर मैं ये छोड़ दूंगा। क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन, ब्रोमीन की ब्राउन वेपर्स की वजह से हमें ब्रोमीन की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, और आयोडीन की वॉयलेट वेपर्स की वजह से हमें आयोडीन की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तो लिसगने लिया, हाँ, एसिडिफाइड किया, हाँ, इसमें ऑर्गेनिक लेयर मतलब क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, CS2, कोई भी कलरलेस सोलवेंट, क्लोरीन वाटर फिर एक्सेस में डाल दो। क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन, डिस्प्लेसेस आयोडीन, इफ आयोडीन इज देयर, इफ ब्रोमीन इज देयर, तो फिर ये हरते होने वाली है। और एक साथ कोई नहीं होता, ये हमें आयुष को समझाना है। एक साथ कभी नहीं होते कि सारे के सारे एक ही के अंदर हो। ये बताया गया कि अगर सल्फर हो, अगर नाइट्रोजन सल्फर हो, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर हो, हेलोजन, तो ये बन सकता है, ये समझाया गया था। यस सर। क्या आप लिसगने से NSX का टेस्टिंग समझ गए हो? NSX यस सर। बिलिस्टन Yes, टेस्ट आप sir. पढ़ो भाई। वैसे तो मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूं। ऊपर वायर, क्लियर, इसकी हीटिंग स्टार्ट हुई इन फ्लेम, क्लियर है। फ्लेम का कलर कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन है, क्लियर। हीट करना है इसको तब तक, ब्लू ग्रीन फ्लेम आ रही है, हीटिंग कंटिन्यू रखो तब तक अप टू द ऑफ। अगर आपको याद आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। और ब्लू ग्रीन फ्लेम, उसके बाद इसके अंदर तुम्हारा RX इंट्रोड्यूस करवा दो, एल्काइल हैलाइड या जो भी हेलोजन कंटेनिंग है, फिर वापस ब्लू ग्रीन फ्लेम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तुम्हारे हेलोजन का कंफर्मेशन है। विच हेलोजन इज देयर पता नहीं, बट हेलोजन का कंफर्मेशन है, ये हेलोजन का कंफर्मेशन है। विच हेलोजन इज देयर, तो बिलिस्टन टेस्ट सबसे बेकार वाला टेस्ट है। स्मॉल क्वांटिटी of organic substance is taken on the flattened end of the wire, introduced in the flame, green or blue,
color of the flame indicates presence of halogen. Green or blue flame is produced due to interaction of halogen with copper to form copper halide. ये वाला सेम टेस्ट यूरिया भी देता है, ये वाला सेम टेस्ट यूरिया भी देता है, थायूरिया भी देता है, पिरिडिन भी देता है, हमारे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड भी देते हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे कोई ज्यादा मजा नहीं आता बेलिस्टिन टेस्ट करने में। तो फ्लोराइड इसको देते ही नहीं है। फिर CuF2 अगर बन गया तो वोलेटाइल नहीं है, MP ज्यादा है उसका। वापस बताऊं हमने Yes, क्या क्या yes, हरकतें sir. की हैं? आ गया सर समझ। हीट करती है। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं सारा कि कार्बन के लिए क्या किया, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के लिए क्या किया, नाइट्रोजन के लिए क्या किया। एक फ्लो डायग्राम बन सकता है एक पेज के अंदर इसका, और जो मैं बनाता आ रहा हूँ लगातार, बस तुम्हें उसको एक पेज में डालना है। ओके सर। एक आइडिया से दे दूं, यहाँ जो खाली पेज आया था, क्या पता खाली पेज इसीलिए भगवान ने दिया हो हमें। यहाँ कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, सल्फर, आगे हेलोजन। ठीक है जी। फास्फोरस का टेस्ट तो वैसे ही घटिया सा है, क्योंकि फास्फोरस उतना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी हमें मिलता ही नहीं है, और पेपर वालों को भी कोई ज्यादा मजा नहीं आता इसके बारे में बात करके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इनमें से कोई है, ठीक है, तो प्लस CuO दिया, ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए CO2 में। CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कर गया मिल्की, और कंटिन्यू CO2 गई तो मिल्कीनेस क्या हो गई, डिसअपियर, हाइड्रोजन। यहां हमने क्या ले लिया भाई, कॉपर सल्फेट। ये कलरलेस था, व्हाइट था, नाउ चेंज टू ब्लू कलर्ड, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला। 4 क्रिस्टलाइन है, 4 लीगेंड और 1 वोटर। कैसा क्रिस्टलाइन है। नाइट्रोजन के लिए, इन तीनों के लिए हम LS बना रहे। इसमें Fe सल्फेट इंट्रोड्यूस करवा दो, और कुछ करने की तुम्हें नीड है नहीं, क्योंकि LS बाय डिफॉल्ट NaOH कंटेनिंग होएगा ही होएगा। तो यहां आपके पास Fe4 FeCN6 होल थ्राइस ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। इसकी 3 ब्रांचेस निकालती, CDS का येलो, PBS का ब्लैक, Na4 FeCN होल 5, NOS का ग्रीन। यस सर। कितने Yes, sir. कम में यार तुम लोग। मैं तुम मेरे पास होते मैं तुम्हारा सिर फोड़ देता, और नहीं तो मैं अपना सिर फोड़ लूं। ग्रीन था क्या ये? वायलेट है वाइट? वायलेट येलो ब्लैक और वायलेट था। नहीं येलो भी नहीं, वाइट था शायद, सिर्फ वाइट ब्लैक और वायलेट। हे भगवान, येलो ब्लैक और वायलेट था। मैंने जानबूझ के ग्रीन लिखा भी, कितने लोग अलर्ट पे, बट इसे प्रूव कर दिया तुम लोगों ने, तुम अलर्ट पे नहीं हो। सर हमें आप पे विश्वास था ना, इसलिए। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही विश्वास है यार, पेपर में जाके मत कर लियो तुम ना इतना ज्यादा विश्वास। और मुझे तुम लोगों में भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। तुम मुझे चढ़ा रहे हो, मैं तुम्हें उतार रहा हूँ, ये देख लो। ओके सर। है ना। तो मैंने जानबूझ के ग्रीन लिखा भी, देखते हैं कितने लोग क्लास में अलर्ट पे हैं। यस सर, देखो मतलब कितनी सुंदर आवाज में बोले यस सर। कोई बात नहीं, मिलना कभी तुम लोग मेरे को। हाँ जी। यस इसमें हमारे पास क्या करना है, HNO3 ऐड करना है, फिर AgNO3 ऐड करना है। इसमें रिमूवल ऑफ HCN H2S है, तो इससे तुम्हें AgCl, AgBr, AgI के अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलने के चांस है। लेकिन यहां मुझे थोड़ा सा कलर कंफ्यूजन हो रहा है, यहां मुझे कलर कंफ्यूजन हो रहा है। दैट्स वाई मैं इनको फर्दर OLT की तरफ, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट की तरफ लेके चलूंगा, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट की तरफ लेके चलूंगा। तो मैंने ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट के लिए क्या कर दिया जी, सबसे पहले HNO3 तो था ही, एसिड या फिर H2SO4 डाल दो,
वैसे HNO3 डाल ही रखा था, नहीं तो अलग LS के साथ कर लो ये काम। फिर इसके अंदर क्लोरीन वाटर डाल दे और एक ऑर्गेनिक लेयर के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म जो भी है, क्लियर। तो यहां से 2 ब्रांचेस निकली, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्यों ऐसा हुआ सबको पता है, सारी की सारी कंट्रोल किया हुआ क्लोरीन वाटर में। तो ब्रोमीन और आयोडीन के वेपर्स निकलेंगे, इसके ब्राउन, इसके वॉयलेट वेपर्स, वहां से हम इसका कंफर्मेशन ले लेंगे। जबकि यहां रिमूवल ऑफ H2S HCN करना पड़ता है, और इस केस में नो नीड टू रिमूव Na2S एज H2S, NaCN एज HCN। ये पूरी समरी हो गई है। Yes, sir. और इतने से तुम्हारा गारंटीड, अगर इसमें से क्वेश्चन आना हुआ, सुपर प्रूफ गारंटी ले सकता हूं कि इसी में से निकलेगा। फास्फोरस कोई बोधर ही नहीं करता सामने वाला, उसको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फास्फोरस का होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, मतलब नहीं मिलता जनरली। तुमने भी कहा सल्फर फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं। इतना इतना पढ़ने से अगर इसमें से क्वेश्चन आना हुआ तो इसी में से निकल आएगा जो सामने पढ़ा हुआ है। सल्फर वाली प्रिकॉशन बता सकते हो, सल्फर वाली प्रिकॉशन बता सकते हो उसको, सल्फर वाली प्रिकॉशन बता सकते हो कि सल्फर इंटरप्शन करता है तो उसके लिए KMnO4, डार्क रेड आ जाएगा। उसके लिए K2Cr2O7, क्योंकि सारे टेस्ट तो वो देगा ही देगा। तो KMnO4 Mn+2 का कलरलेस सॉल्यूशन बना ले तो सल्फर है वहां, और क्रोमियम +3 का ग्रीन कलर बना ले तो सल्फर है वहां। अगर ये दोनों नेगेटिव आ जाए तो सल्फर वहां नहीं है। तो ये थोड़ा SO2 आपकी दिक्कत कर सकता है। ओके सर। कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। नो सर। लो जी, फास्फोरस के डिटेक्शन की बात हो रही है, इसमें तो बस इतना बोलना चाहूंगा मैं कि ये देखना, एक फ्यूजन मिक्सचर को याद किया जाता है। यहां पर फ्यूजन मिक्सचर को याद करते हैं हम लोग। फ्यूजन मिक्सचर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, एक दो बार पुराने टाइम पे क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट और KNO3 है पहली बात। तो ये सोडियम कार्बोनेट फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके सोडियम फॉस्फेट में बदल देगा। सोडियम फॉस्फेट फिर रिएक्शन HNO3 से करके खुद को फॉस्फोरिक एसिड में बदल देगा। ज्यादा बोधर मत करना इसका। उसके बाद फिर एक अमोनियम मोलिबिडेट डालना पड़ता है इसके अंदर, अमोनियम मोलिबिडेट। ये जो H3PO4 है, अमोनियम मोलिबिडेट, अमोनियम मतलब अमोनियम NH4, मोलिबिडेट MO+6 होता है, O -2 प्लस माइनस का 8 होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने लिखा हुआ है अमोनियम 2। और यहां ना येलो कलर का NH4 होल ट्वाइस PO4 होल थ्राइस PO4, 12 MoO3। मोलिब्डेनम क्रोमियम के नीचे है 42 नंबर पर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम भी +6 हो सकता है। तो ये येलो कलर का एक सॉल्यूशन बना लेता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फास्फोरस है। ये कुछ ज्यादा हैवी बात थी नहीं। यस सर। अब इसका ना स्लाइड कर दो 1 मिनट। फ्यूजन मिक्सचर लिया, फास्फोरस, उसमें हमने उसको ऑक्सीडाइज करके फिर उसको ट्रीटमेंट विद एसिड देकर फॉस्फोरिक में बदल लिया। फॉस्फोरिक का अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्शन, कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो याद कर लिया करो। क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम में 42 नंबर पर 42 +6 से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता। तो MO से 4 O जुड़े जब, तो MO पे -2 का चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए अमोनियम रखा हुआ है, अमोनियम मोलिब्डेट। यस Yes, sir. अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन जाएगा येलो कलर का। और ये कुछ जनरल बात है नहीं, इसलिए ना पेपर वाला भी कुछ ज्यादा बोदर नहीं करता। इसको उठाकर हमारे उस फ्लो डायग्राम में डाल देना तो कंप्लीट हो जाएगा। फ्लो मैंने पहली जानबूझ के बना दिया फास्फोरस को इग्नोर करते हुए। अब मैं क्वांटिटेटिव पे जा रहा हूं। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना।
12/44 ये फॉर्मूले देखने, मास ऑफ CO2, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब मेरी बात को सुनोगे तो अगला वाला फॉर्मूला अपने आप ही बना लोगे। सुनो, हुआ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम लोगों ने CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न करवाया। भूल जाना इसको क्या है ये। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO की प्रेजेंस में बर्न करवाया, CO2 बनी। CO2 को तुमने KOH में, तुम्हारा स्टेटसोमेटर के क्वेश्चन थे RPS 1-2 में, KOH में एब्जॉर्ब करवा दिया। फिर देखा KOH का मास कितना बढ़ा, फिर तुमने देखा KOH का मास कितना बढ़ा, इंक्रीज इन द मास ऑफ KOH, वो CO2 निकली, वो CO2 निकली। अब मान लो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी बोर्ड में कहीं एक सब्जेक्ट में मार्क्स आ रखे हैं 173, 5, 6 जो भी है, तो मास ऑफ यानी नंबर जो तुमने गेन किए हैं बाय टोटल 180 into 100, ये परसेंटेज निकला है। तो Yes. ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मास ऑफ CO2, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। लेकिन अब हमें समझना क्या है, अगर 44 निकलती तो 12 मास होता कार्बन का। यस ये जितनी निकली है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला, ये कार्बन को तो इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ CO2 बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो हमने फॉर्मूले के अंदर एग्जैक्टली क्या सेट किया, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ, चलो एक काम और करता हूं, कई बार एक दो बच्चे रह जाते हैं इस बात को समझने। लो अच्छा, 44 ग्राम्स में कार्बन कितना है, 12। तो जितनी CO2 निकली है उसमें कितना होएगा, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2। यस सर। तो ये कार्बन का परसेंटेज हो गया ना। अब किसके अंदर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। लो जी, यस सर। अब इसी को हाइड्रोजन के रेफरेंस में देखना है तो पानी से कर लो, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। इनको पढ़ने की नीड नहीं है। और मैं वैसे भी चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चैप्टर 2 बार पढ़ा चुका हूँ अभी में ना, स्पेशली ड्रॉपर को, क्रैश कोर्स को, रिवीजन वालों को, कईयों को पिछले 15-20 दिन के अंदर तो उनको फॉर्मूले सिखाए थे, उसी से तुम्हारी आरपीएस असाइनमेंट के क्वेश्चन सीधे सीधे हिट कर रहे थे। ओके सर। यस सर। लो जी, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, तसल्ली हो जाएगी, फिर आरपीएस का एक भी क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, असाइनमेंट का भी नहीं फंसेगा, बुक का भी नहीं फंसेगा। कौन सी चीज कहाँ लिखनी है पता लग गया। यस सर। यस सर। यस सर। ऊपर 0.198, नीचे 0.246। बस सिंपल है ना। और हाइड्रोजन के लिए सेम बात करनी, लेकिन यहाँ बदल के तुमने 0.1014 कर दे। और 2/18। हाँ वो तो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। ड्यूमा मेथड भी अभी कर ही लेते हैं साथ में, क्योंकि जल्डोल मेथड भी साथ में निपटाएंगे। उससे पहले मैं दूसरे वाले फॉर्मूले एक बार क्रिएट कर दूं, इसको सबसे लास्ट में सीखते हैं, टाइम टेकिंग हो भी गया तो। ये लो जी, ये यहीं से देख लेते हैं, मैंने एक बैच में लिखा था ये सब कैरियस मेथड से क्वांटिटेटिवली डिस्कस होएगा। तो कई बार कैरियस मेथड इज यूज्ड टू क्वांटिटेटिवली एनालाइज द, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। कैरियस मेथड होता क्या है, HNO3 डालना, फिर AgNO3 डालना, जो प्रेसिपिटेट आया उसकी वेइंग करना। तो वही सेम 35.5 by 143.5 मास ऑफ AgCl, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। कितना AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, तो अगर 10 ग्राम हुआ तो आप बोलो, अगर 143 होता तो 35.5 क्लोरीन है, 10 ग्राम प्रेसिपिटेट हुआ तो इतनी क्लोरीन है। और वो निकली कहां से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब इन सभी फॉर्मूलों को आपने देखना है और आपको विद इन फ्यू सेकंड सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। सर आगे बस इसमें थोड़ा सा फोकस करना होता है। यहाँ AgCl है, यहाँ AgBr है, यहाँ AgI है, यहाँ बेरियम सल्फेट है, और यहाँ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है।
यस कोई कंफ्यूजन और डिस्कशन हो सकता है या ओनली कंफ्यूजन है? सर, ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कैसे आया? वही सेम तरीके से कैरियस मेथड से प्रेसिपिटेशन हुआ है इसका। ये रहा आपका फास्फोरस का, वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड था कंटेनिंग फास्फोरस है, इसको हीट किया किसके साथ, विद फ्यूमिंग HNO3 के साथ। ये फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, इसको ऑक्सीडाइज करना है HNO3 से। क्लियर? फास्फोरस आपको फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता हुआ, जितनी इसने कमेंट्री लिखी है उतनी नीड नहीं पड़ती है। 11वीं वालों के साथ हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं इसको। HNO3 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने बताया था, इस भाई का तो अलग ही स्वैग है। इट इज प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इसका जो H3PO4 है ना, ये जो H3PO4 है, क्लियर, इसने कहा जी इट इज प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बाय द एडिशन ऑफ मैग्नीशिया मिक्सचर। मैग्नीशिया मिक्सचर इज MgSO4 NH4 OH NH4 Cl। और मुझे तरह याद है, ये जो भाई साहब है ना, ये ग्रुप थर्ड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका ग्रुप रिएजेंट है ये। क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिएजेंट, इसको मैग्नीशिया मिक्सचर बोल दिया आपने। तो इन भाई साहब ने क्या किया, H3PO4 को प्रेसिपिटेट करवा दिया MgSO4। ठीक है, बाकी सब आपके पास, हाँ भाई क्या बोल रहा था मैं, फास्फोरस का HNO3 से ऑक्सीडेशन हुआ, H3PO4 बना। इस H3PO4 का मैग्नीशिया मिक्सचर की प्रेजेंस में हमने कन्वर्जन कर दिया है किसके अंदर, Mg अमोनियम +2+1 फॉस्फेट -3। और उसके बाद आयुष का क्वेश्चन था ये कैसे बना, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ये वाला, इसको बाहर निकाल लिया, ड्राई कर लिया, इग्निशन करवाया, फिर ये अपने आप ही Mg2P2O7 में कन्वर्ट हो गया। इसका मोलिकुलर वेट 222 है। तो सीधा टास्क किया गया। सर, इसमें मेरे को एक कंफ्यूजन था कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं नीचे वाली साइड, उसका जो मास है उसमें तो एडिशन नहीं हुआ और भी मास का, क्योंकि बीच में हमने रिएक्ट किया उसको। देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो था जिसमें फास्फोरस था, उसका सारा फास्फोरस आपने इस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आपने कहा जी अगर मेरे पास 222 ग्राम निकल आता, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ही तुमने इतना खतरनाक ले लिया, तो इससे पूरा पूरा 222 ग्राम्स ऑफ द Mg2P2O7 निकला था। Mg2P2O7 निकला था। ठीक है, तो 222 ग्राम्स ऑफ Mg2P2O7 में फास्फोरस कितना, 62 ग्राम्स है। यस। और जितना मान लो तुम्हें मिला W ग्राम Mg2P2 कितना भी मिला होगा लेबोरेटरी में, तो 62 बाय 222 इंटू W ग्राम है। अब ये सारा के सारा फास्फोरस आया कहां से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इंटू कैसे परसेंटेज निकालते हो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारा का सारा फास्फोरस आया कहां से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो मास ऑफ फास्फोरस बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। यस ये तो कर रहे हैं हम, और क्या। यस सर। ओके सर। पता चला भी क्या हो गया ये। यस सर, आगे सर। और ये सारे के सारे कैरियस मेथड से ही क्वांटिटेटिवली एनालाइज हो रहे हैं, क्वांटिटेटिवली एनालाइज हो रहे हैं, क्वांटिटेटिवली एनालाइज हो रहे हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब मैं चलता हूं जी ड्यूमास मेथड पे, DUMA ड्यूमास मेथड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोई है, बिल्कुल है जी, CHNXYZ। पहली बात, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO के साथ हीट किया, कार्बन CO2 में हमें कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन वाटर में हमें फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। और नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी का ड्राइविंग फोर्स होता है N2, तो नाइट्रोजन N2 के अंदर बदल जाएगी, हमें फिलहाल इसी से मतलब है। देखते जाओ, देखो पार्ट ऑफ नाइट्रोजन में भी ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्साइड, ये वो जो भी बकवास की है इसने, फाइनली उसने नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना ही होना है। और अब इस नाइट्रोजन को इकट्ठा करना है इस नाइट्रोमीटर में, कलेक्टेड इन नाइट्रोमीटर। इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोमीटर में इकट्ठा कर लिया। अब नाइट्रोजन के साथ एक प्रॉब्लम होगी, नाइट्रोजन जो है ना वो थोड़ी मॉइस्ट निकलेगी, मॉइस्ट थोड़ी गीली होगी,
फिर तुम्हारा वही कल वाला फॉर्मूला स्टेटोमीटर का P1 V1 अपॉन N1 T1 P2 V2 by N2 T2, उससे इसका ड्राई फॉर्म में प्रेशर निकाल लोगे। अब ये बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ द एनटीपी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। कैसे करेंगे जी? मैंने कहा जी P1 V1 N1 T1 P2 V2 by N2 T2। इधर लिख देंगे गिवन कंडीशंस 40 डिग्री 50 डिग्री 10 ATM 2 ATM जिसमें भी तुमने काम किया, और ये तुम लिख दोगे एनटीपी एसटीपी। ये कैलकुलेट करना हमारा टास्क है। प्रेशर 1 ATM, मोल अगर कुछ नहीं दे रखे तो कैंसिल हो जाएंगे, टेम्परेचर वो जो 273 है, वॉल्यूम जो यहाँ मिला है तुम्हें नाइट्रोमीटर में, और P1 जो उसने प्रेशर दे रखा है। बस इसमें कई बार हमें P डैश इज इक्वल टू P1 माइनस A ये करना पड़ता है अगर एक्वस टेंशन गिवन हो। अब क्या करें? मोल निकालने आते हैं तुम्हें वॉल्यूम से? यस सर। 1000 divided by 22.4. गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। टन। Yes, sir. यस सर। मास निकालना आता है नाइट्रोजन का इससे? इनटू Into मोलर मास। into molar mass. ठीक हो गया? Yes, sir. अब सोचो थोड़ा सा, परसेंटेज कैसे निकलेगी जैसे पहले निकली थी? वॉल्यूम 22400 इंटू 28, ये तो कौन है? मास कितने में था? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Into 100. सिंपल। तुम ये भी तो सोचो, तुम 11th पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली फिट भी होना है। कई बार ये होने ये प्रॉब्लम हो जाती है, पता है क्या? मुझे कैसे समझ में आ गया, ये भी एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो फिर उसको ना समझ ही नहीं आता कि मेरे को समझ में कैसे आ गया, तो फिर जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यार मेरे को तो समझ में आ ही नहीं सकता, आज तो भी आया नहीं है, और अब आ गया तो खुद पे शक हो रहा है बंदे को। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, चाहो तो तुम इसको लगा के देख लो। Sir, एक बार note down कर. एक सेकंड ये लो। ml में लेनी है सर हमें, मतलब कि वो तो V2 पे लीटर में डिपेंड नहीं, उससे करेगा क्या ना. फर्क पड़ता है? मुझे लगता नहीं लीटर में निकलेगी यहाँ पर, जितना एपरेट तुम ग्राम्स लेके चलते हो। बाकी वो तो आसान ही है, अगर मिलीलीटर में लीटर तो लीटर, यूनिट सिस्टम है ये तो। यस ओके सर. इस क्वेश्चन को पढ़ना तसल्ली से, क्योंकि अभी हमारे पास 17 मिनट है। इस क्वेश्चन को पढ़ना। सर V2 निकाल लेंगे पहले, और ठीक है। सर V2 के लिए ठीक कैलकुलेशन वाला पार्ट ये ठीक रहेगा ना? यस सर. ठीक है। 350 by 3 273 760 और एक जीरो और गया, और 35 टू जा कर दिया, और 3 से अप्रोक्सीमेटली कट ही जाएगा। 81 ही आ गया मेरे ख्याल में, 91। इससे परसेंटेज निकाल लेंगे। हाँ, बात तो ठीक है बिल्कुल। तो ये 22400 फिक्स है, और ये 28 भी फिक्स है, और ये जो तुम्हारे पास 35 by 76 तो 45-44 के आसपास आ जाएगा कुछ ना।
35 टू 72 से इसको काटा हुआ 45-44 के आसपास। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ये निकाल रखा है उसने, तो 41.9 ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी। ये सबसे लंबा क्वेश्चन होएगा। वही सेम, अगर डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं आया तो ये आ जाएगा, अगर ये ना आया तो काइनेटिक्स से क्वेश्चन आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का। ये कुछ फिक्स ही एरिया होते हैं जहां से लंबा क्वेश्चन आना होता ये 41.9 है। अच्छा, ये देख के लिखा ना आपने, मेरे को लगा क्या इतनी जल्दी कैलकुलेट कर दिया। नहीं नहीं भाई, मतलब तेरे को ना, मतलब मेरे को क्रेडिट नहीं देना था तेरे को, ये तो मान भी सकते सर ने कर दिया होगा, बट तेरे को शक हो रहा है भी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर दिया है। ओरली मतलब तूने साथ में ना बिल्कुल मुंह पे ना थप्पड़ और मारा ढंग से, देख के लिखा। अच्छा नहीं सर, तू कह सकता हाँ सर ने कर दिया होगा, पर कॉन्फिडेंस भी तो होता है बंदे को किसी पे। हाँ यार कर दिया होगा। तू सोच रहा है इतनी जल्दी कैसे कर दिया है? यार ऐसे कैसे हो सकता है, पक्का देख के लिखा होगा। हे भगवान, ना खुद पे ना किसी और पे। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मिलना कभी मुझे तुम, फिर बताऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। एसटीपी और एनटीपी में कोई फर्क होता ना है? ना कोई फर्क नहीं है बच्चे। एसएटीपी 298 है 25 डिग्री स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। बस एसटीपी एनटीपी में हम प्रेशर के बारे में थोड़ी सी बात करने लगते हैं, 1 atm 1 bar, अदरवाइज टेम्परेचर में कोई लिटरली फर्क नहीं है। सर ये एक्वस टेंशन जो है 300 केल्विन 15 mm, हाँ जी ये अगर ना दियो बस ठीक है, फिर 715 ड्राई का है इसका मतलब। ठीक है। ये दिया ना भी, ड्राई नहीं है, मोइस्ट नाइट्रोजन है, ये मान के चलते हैं। यस हाँ भाई, जल्डोल मेथड की शुरुआत हो रही है। उसने साफ लिखा नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ नाइट्रो एजो एंड एजोक्सी, क्योंकि हमारा टारगेट होएगा जहां कार्बन से नाइट्रोजन यस सर। ये थोड़ा सा इसको मैं और सुधार दूं, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे, और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन चाहिए मेरे को, नाइट्रो में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, डाइजो में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, एजोक्सी तुमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में Na3ASO3 की प्रेजेंस पे बंदा देखा था, वहां भी हाइड्रोजन नहीं है। मुझे जब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन दिखेगी तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। यस सर। फूड, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जब वो आ गया, जब से वो आ गया ना पिछला डूमर्स मेथड, तब से इसका यूज बहुत कम हो गया है। और साफ लिखा है जहां नाइट्रोजन लिंक्ड हो कार्बन और हाइड्रोजन से, वही यूज करना है इसको। यस सर। अच्छा जी, अब इस जितना ये लिखा हुआ है इसका मेरे पास सिर्फ एक लाइन का जवाब है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 NV डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सब इसमें सोल हो चुका है, 100 सब सोल हो चुका है इसके अंदर। अब ये एनवी क्या है, तुमने रेडॉक्स भी पढ़ा हुआ है, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है, तुमने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा हुआ है, क्लियर, और भी ढेरों सॉल्यूशन सब पढ़े हुए हैं। ये आपके पास ना न्यूट्रलाइज्ड ml इक्विवेलेंट ऑफ द H2SO4 है, न्यूट्रलाइज्ड। किसी को न्यूट्रलाइज समझ में नहीं आते वो यूज्ड समझ ले, किसी को यूज्ड समझ में ना आए, क्लियर ना, तो यहां आप समझो ड्यूरिंग द रिएक्शन H2SO4 जब अमोनिया निकलती है ना, देखना जाना मत, इसमें समझना सिर्फ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2SO4 है, अमोनियम सल्फेट, और आपको एक बार बताया था if you have the salt of weak base strong acid, if you have the salt of weak base strong acid, if you have the salt of weak base strong, उसमें से अगर वीक बेस को बाहर निकालना हो तो जपनीत हमेशा बोल देती है इसका आंसर स्ट्रॉन्ग बेस लेके आना है। अमोनिया निकल गया, फिर इस अमोनिया को टाइट्रेट करोगे H2SO4 के साथ, फिर इस अमोनिया को टाइट्रेट करोगे H2SO4 के साथ, तो जितना H2SO4 यूज हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, क्लियर, रिएक्ट किया, वो यहां लिखना पड़ता है हम लोग। तो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू इसको बता पाऊंगा तो आप शायद ज्यादा समझोगे। इस क्वेश्चन पे आना मेरे पास ना, इस क्वेश्चन पे आना मेरे पास, जल्डोल मेथड के बारे में सिंगल लाइन की इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो जाएगी, ठीक है रहना।
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी। 1.4 तो फिक्स है, हाँ जी है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया इवोल्व फ्रॉम 0.5, ये भी फिक्स है। बस अगला चक्कर रह गया, कोई नहीं, सोल्व कर लेंगे। उसने कहा जी 10 ml 1m 2n H2SO4, लोग काम ही खत्म। लाइन पढ़ू, द अमोनिया इवोल्व फ्रॉम द 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन जल्डोल मेथड, क्लियर, न्यूट्रलाइज 10 ml of 1m H2SO4। बस इतना है, न्यूट्रलाइज्ड। यस सर। सबसे बड़ा ब्लंडर तुम करोगे 1m वाला। यस सर। ये मैंने खुद की है कैलकुलेशन, ये मैंने कहीं देखी नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया था 40 है, 14 4 जा 56, सीधा आंसर आ गया 56%। आयुषी मैंने की है कैलकुलेशन, यस सर। इससे मैंने नकल नहीं मारी है। यस सर। मेरा मेन टारगेट क्या था, समझ गए, एनवी। यस सर। एक और क्वेश्चन सर पीछे से पिछला पेज करना, पीछे से पिछला पेज, ये रहा, उससे अगला। ये ला अगला। मेरे पास आ गया। हाँ जी सर, हो गया। क्वेश्चन देखना भाई, 1.4 फिक्स है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स है। अब देखना भाई, ध्यान से सुना, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्विस्ट है हल्का सा। अमोनिया इवोल्व वाज एब्सॉर्ब्ड इन 60 ml, इनिशियल 60 मिलीलीटर, पूरा 1/n, हाँ ठीक है, 1/5, तो 12 ml इक्विवेलेंट H2SO4 है आपके पास। अमोनिया इवोल्व वाज एब्सॉर्ब्ड इन 60 ml n/5 H2SO4, अनयूज्ड एसिड, अनयूज्ड, यहां लिख दूं यूजलेस या अनयूज्ड, अनयूज्ड, जो फालतू रह गया, जो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया अमोनिया को, वो 40 ml, वो 40 ml 1/10 है, तो कितना हो गया 4 ml इक्विवेलेंट। तो एनवी यूज्ड कितना है, 12 लेकर चले, 4 फालतू चला गया, 8 ml इक्विवेलेंट, तो 8 यहां लिख दिया। इसका आंसर भी 56 ही आ गया। यस सर। ये भी मैंने किया है। यस सर। क्या आप इस बात को समझे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट था, इनिशियल और अनयूज्ड, एक्सेस और बाकी यूज्ड आ गया। पूरा यूज नहीं हुआ। हाँ हाँ, तभी बच्चे ने उसने कहा ना अनयूज्ड, कई बार यहाँ Yes. एक्सेस टर्म भी लिखी मिलेगी। तो अमोनिया निकली इतनी कि जितना तुमने H2SO4 लिया था वो सारा यूज नहीं हुआ, तो इनिशियल माइनस अनयूज्ड इज इक्वल टू यूज्ड होता है। भैया यूज्ड लिखना पड़ता है इस जगह पे। यस। ये भी क्वेश्चन है, फिर ये कैरीज प्रोसेस आई गया। किसमें एक लाइन थी, वो लाइन क्या थी, मेथड एक्सटेंसिवली यूज्ड, नॉट यूज्ड, ठीक है, नाइट्रोफाइड्रो ये तो हो ही गया, ठीक है, ये भी ठीक है, डन नहीं है सारा। ऑक्सीजन के लिए कोई मेथड इस दुनिया में बना नहीं है, टेम्परेरी सा मेथड है, लेकिन मैं उस मेथड के बारे में बात करना उतना ठीक नहीं समझता हूं। बस क्या होता है, ध्यान से सुन लो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब जोड़ जाड़ के अगर 100 हो गया तो ऑक्सीजन नहीं है, अगर लेस देन 100 आ जाए, मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे ही करते हो, तो पक्का रिमेनिंग पार्ट किसका है, ऑक्सीजन। यही मेथड है। बस बताया जरूर है इन्होंने, उस फॉर्मूले को चाहो तो अपने दिमाग में रख लेना। और आजकल तो ना ये सब बेकार हो गया है, तुम अपना ब्लड का सैंपल भेजोगे तो ऐसे थोड़ी बंदे देख देख के तुम्हारा हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, सीधा जाकर वो पूरा के पूरा एक ऑटो एनालाइजर में सेट कर देते हैं और 10 मिनट में रिपोर्ट बाहर निकल के आती है ऑटो एनालाइजर में।
तो ये नीचे लिखा है प्रेजेंटली द एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, ये और वो जो भी है वो आजकल करते किससे, सिंपल CHN एलिमेंटर एनालाइजर, ये लगने में लगने तो बंद हो गए इतनी मेहनत करने के बाद में। लेकिन क्या करें, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। यस ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना, इसके लिए हीमोग्लोबिन का एक मीटर आता था, उससे चेकिंग करते थे स्टैंडर्ड चेक करके भी इतना हीमोग्लोबिन है इसके ब्लड के अंदर। पहले मलेरिया की टेस्ट के लिए स्लाइड बनती थी, वो तुम्हारा जो पैरासाइट होता है ना, प्लाज्मोडियम वगैरह ऐसा कुछ होता है शायद, तो उसकी स्लाइड उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखते थे ऐसे करके, तो बंदे को कई बार मलेरिया होता था लेकिन उसमें नजर ही नहीं आता था, नेगेटिव रिपोर्ट चली गई। आजकल कार्ड टेस्ट होता है सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, बोलो जी। सर जो ऊपर वाला फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में, इसमें 32/44 क्यों नहीं है? नहीं वो कार्बन मोनोऑक्साइड से चल रहा है ये। सर वहाँ पे मास ऑफ CO2 लिखा है। हाँ ये चला कार्बन मोनोऑक्साइड से ना, ये OCO ओके सर। कार्बन मोनोऑक्साइड से, तभी मुझे ज्यादा इस पे मैं काम ही नहीं करता, और ना तो मैं फॉस्फोरस पे इस चैप्टर में भी काम करता हूँ ज्यादा, और ना ही मैं ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा काम करता हूँ। ये एलूज मेथड करके इसका नाम है, लेकिन मैं इसको लूज ही कर देता हूँ, काम ही नहीं लेता। ALUISC। ओके सर। क्या बेटा? ये जो खुद लिखा हुआ है आपने इतना लंबा वाला, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा ना, या लेंदी। कौन सा वाला बेटा? ये क्या इसकी बात कर रहे हो? चारों की परसेंटेज। नहीं वो तो ये तो सबसे आसान है पुत्र जी। पता है क्या होता है, जब तुम मोल कॉन्सेप्ट में एंट्री करते हो, वहां तुम्हें कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का परसेंटेज दे देता है, वो सब हम सम कर लेते हैं, वो 100 आता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। वो मोल कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ उसको करेंगे हम लोग, तब बताऊंगा। एम्पेरिकल के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं और 100 नहीं आ रहा वो, तो टोटल 100 करने के लिए बाय डिफॉल्ट हम ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं। ये तो सबसे आसान तो ये होता है ना। अगर 100 हो गया तो ऑक्सीजन नहीं है, अगर 100 नहीं हुआ तो ऑक्सीजन है, ये तो आसान ही है। यस सही सबके मोल सेट क्या कह रही है? मास, इनके मास ऐड करें या मास मोल्स? परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोल से थोड़ी 100 आएगा। मास परसेंटेज जो हमने अभी निकाली सारी। हाँ मास परसेंटेज जो हमने निकाली है भी सारी, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, 500% परफेक्ट बोल रहा है। हाँ भाई, इस जितने क्वेश्चन किए ना अब तक मेरा एक्सपीरियंस प्यूरिफिकेशन के साथ तो यही है कि बच्चे कर लेते हैं इसको ना। इसके बाद हम सर ये वाली फाइल सेंड कर दोगे प्लीज? ये मैं कर दूंगा अभी ना। ओके सर। बच्चे 3-4 मिनट है हमारे पास। इसमें कुछ पूछने लायक बात है आपके पास? यस नो सर, सर। बुक में या असाइनमेंट में? बुक में भी है। पूछो फटाफट। 3.26, उससे पहले भी 3.15 की ए ऑप्शन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 Na, तो Na है कहाँ? Na पड़ा हुआ है Octahedral void। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और यहाँ मेरे पास, मैं इसको बनाऊंगा ही, उसके बगैर तो मेरा काम बन नहीं पाएगा। यहाँ और यहाँ, और ये a/2 है, ये भी a/2 है, और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाके मिल जाएगा। अब देख लो ये वाली डिस्टेंस कम हो रही है कि ये वाली डिस्टेंस कम हो रही है, और ये तुम्हारे पास a है, ये भी तुम्हारे पास a है, और ये तुम्हें निकालनी है डिस्टेंस। क्लियर? तो दोनों में से जो शॉर्टेस्ट आ रही है वो आंसर हो जाएगा। ओके सर, तो एच के बीच की भी निकाल ली मैंने। क्या कह रहा है? वो दोनों केसेस में a/2 ही आ रही है। ये देखो पाइथागोरस से आपने इसको a सोल्व लिखा कर रहे हो तो a/2 का होल स्क्वायर है, हाँ यही आ रही है। नहीं आपने जो सेकंड वाले ट्रायंगल बनाया है, ये उस पे इसमें भी भी a/2 ही आएगी सर एज लेंथ। ये a होगा, तो जो भी कम होएगी वो आंसर टिक करना पड़ेगा ना बच्चे, मैं ही कह रहा हूँ। सेम ही मैंने ये नहीं कहा मैंने सॉल्यूशन दे दिया, मैंने कहा दो एज के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली, क्योंकि एज पे कौन पड़े हुए? Na।
अगर वो नियरेस्ट आ गया तो है, अगर ये नियरेस्ट आ गया तो हो गया। अगर वो दोनों बराबर आ रही है तो ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एन इज एक्स बाय √2। तो ये इसका मतलब गलत दिया होगा आंसर उसने तुम्हारे अकॉर्डिंगली। सर मैं कह रहा हूँ जो आपने वहाँ पे ए और ए लिख रखा है वो a/2 नहीं आएंगे। a/2 है, मेरी गलती है ये, एग्जैक्टली मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, एक्सेप्टेबल है। सर 3.16। ये तुम समझ गई हो इसको? यस सर। सही पढ़ा। इफ जर्मेनियम क्रिस्टलाइजेज इन सेम वे एज डायमंड, मतलब वो सेम ZnS जैसा हो गया। Then which of the following statement is not correct? Every atom सर in अब the हो जाएगा क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था डायमंड जिंक सल्फाइड जैसा। बताया तो था कल परसों डायमंड ZnS है। उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं ना किया। Okay. 3.20। For the CCP arrangement, the ratio of distance from body center to octahedral void. लो जी, ये कुछ ना जैसे नोट्स बने ना, तो या तो टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद, मुझे लगता है टेस्ट से पहले भी कर सकते हो, आज का दिन है आपके पास, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मार लेना और साइड में बड़े बड़े लेटर्स में लिख के रख लेना कि अगर इस कॉर्नर से मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ, CCP अरेंजमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये मेरे पास कौन है? बॉडी सेंटर है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मुझे कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है, अभी जो कैलकुलेट करवाई थी। क्लियर? तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? ये सेंटर हो गया और ये हो गया। तो जब तुम्हें a/2 ये पता है, जब तुम्हें a/2 ये पता है, तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी ना। यस सर। a/2 बॉडी सेंटर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा जी, टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एच सेंटर एंड टू टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो जी एक बार फिर बना लेते हैं। पहले क्या कह रहा है? फ्रॉम CCP द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर टू ऑक्टाहेड्रल, एक बार डन होगी, ठीक है, एंड टू टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ये यहाँ गया, ये तो सिंपल ही था, √3a। अगर मैं यहाँ तक पहुंचता हूं तो बाय 2 है, और यहाँ तक पहुंचता हूं तो बाय 4 है। 4। तो इन दोनों का रेशियो लेना बस। ओके सर। सर 3.21। मतलब क्या कह रहे हो बच्चे? एट क्यों लिखा है इन्होंने? एच पे OV है ना। पहला ये क्वेश्चन हाफ ये क्वेश्चन है, हाफ ये, मतलब एक चीज फिक्स रखनी है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी सेंटर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एच, क्योंकि जो जो सेंटर है वहां तो OV है ही ना बाय डिफॉल्ट ही। अच्छा हाँ, तो वो दो तो सर OV के बीच की डिस्टेंस देखनी थी ना, यस। और फिर उसी सेंटर से TV के बीच की उसका रेशियो लेना था। ओके बच्चे 2 मिनट ऊपर हो गए क्लास के ना, टीचर आगे होंगे। A unit cell has oxide ions in CCP with A+2। इसको मैं भेज दूंगा आपको सॉल्यूशन बनाकर ना, फिर 12-13 हो गए।